तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ये वुफेंग शुआंग शुआंग के साथ ब्लड क्लॉट मेडिसिन की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है, जहां पैराडाइज कम्युनिटी में एंटर होते ही उन पर काफी सारे एविल स्पिरिट्स अटैक करना शुरू कर देते हैं। वुफेंग अपनी स्पिरिचुअल लीडर की हेल्प से उन सभी को वहां से गायब करते जा रहा था, पर वो सभी खुद को रीजनरेट करते हुए वापस से वुफेंग पर अटैक कर देते हैं। उन सभी की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से वुफेंग के लिए उन्हें संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, पर उन्हीं सबके बीच में उनका लीडर भी वहां पर आ जाता है, जिसके पास एक वेपन था और वो अपने वेपन के साथ वुफेंग को ऑलमोस्ट काफी बार हर्ट करने वाला था। उन सबसे जान छुड़ाते हुए वुफेंग शुआंग शुआंग के साथ वहां से निकलने ही वाला था कि वो सभी चारों तरफ से उस पर हमला कर देते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वुफेंग ने बड़ी ही चालाकी से उन सभी के साथ फाइट करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था। जैसे ही वो उस फॉर्मेशन के मिडिल में पहुंचता है, वो उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहां मौजूद आधे इविल स्पिरिट्स काफी बुरी तरीके से जलते हुए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वुफेंग अपने आसपास एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बनाकर अपने उस फॉर्मेशन की पावर को इंक्रीज कर देता है। जैसे ही वो फायर पावर रिलीज होनी शुरू होती है, उन सभी डीमंस का नामो निशान मिट जाता है। उन सभी डीमंस के खत्म होने के बाद वहाँ पर एक इविल चार्म गिर जाता है, जिसे वुफेंग ने नोटिस कर लिया था। वुफेंग उस चार्म को अपने पास रख लेता है। उसमें से काफी ज्यादा इविल एनर्जी निकल रही थी, तो वो काफी केयरफुली अपनी पावर का यूज करते हुए उसे उठाता है। वुफेंग को केयरफुली देखने के बाद शुआंग शुआंग उससे पूछती है कि क्या ये लोग मारे गए, सारी चीजें अब खत्म हो गई है ना। वुफेंग कहता है कि हाँ, अब उसने सबको मार डाला है और इस जगह को अपनी पावर की हेल्प से सील कर दिया है, ताकि इन केस अगर एक भी डीमन छूट गया हो तो वो बाहर निकलकर बाकी लोगों को हर्ट ना करे। ये मामला अंडर कंट्रोल देखने के बाद शुआंग शुआंग कहती है कि थैंक गॉड, इतनी बड़ी मुसीबत टल गई, मुझे तो लगा था कि कुछ बुरा हो जाएगा। वुफेंग उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम्हें गॉड को नहीं बल्कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया। तुम्हें बचाने के लिए पता है मुझे क्या करना पड़ा। शुआंग शुआंग तो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे सारे नीडल्स खराब हो गए, उस एविल एनर्जी को कंज्यूम करने की वजह से तुम्हारी पावर्स कम हो गई। वुफेंग तो बहुत ज्यादा सैड होते हुए कहता है कि मुझे अपनी फर्स्ट किस गंवानी पड़ी, जो मैंने 20 सालों से संभाल के रखा था। ये सुनते ही तो शुआंग शुआंग एक मुक्का हमारे वुफेंग को मारने वाली थी। वुफेंग उसके मुक्के को पकड़ते हुए कह रहा था कि कितनी ज्यादा अनग्रेटफुल नाइस हो तुम, अपने अंकल को कोई ऐसे थैंक यू बोलता है। वो अपना हाथ चढ़ाते हुए कह रही थी कि बाहर में जाओ तुम। वुफेंग शुआंग शुआंग से कहता है कि अब चलो, अपनी जान बचाने के लिए मुझे एक प्यारी सी राइड दो और घर छोड़ के आओ। वो तो वहाँ से जाते हुए कह रही थी कि सपना देख रहे हो क्या, अपने पाँव का यूज करो और इन वादियों का मजा उठाते उठाते घर जाओ। वहीं शुआंग शुआंग के जाते ही वुफेंग काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रहा था। वो उस इविल चार्म को देखकर कहता है कि अभी की प्रॉब्लम तो टल गई है, लेकिन मैं शांति से नहीं बैठ सकता। मुझे जल्द से जल्द उस बंदे का पता लगाना होगा जिसके थ्रू ये जेड पेंडेंट यहाँ पर आया है। आखिर इस तरीके की खतरनाक इविल स्पिरिट को बुलाने की हिम्मत किसने की होगी, मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। हमारे वुफेंग को वहाँ से सही सलामत जाता देखकर ये मोटू, जो कि काफी देर से उस पर नजर रख रहा था, वो कहता है कि आखिर ये लड़का बच कैसे सकता है। कोई बात नहीं मास्टर, मैं इस बार आपको नीचे नहीं गिरने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, इससे तो मैं जान से मार के रहूंगा। ये बोलते हुए वो अपने हाथ में मौजूद एक शीशी को देख रहा था। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग हमें वुफेंग को दिखाया जाता है, जो कि एंटिक स्ट्रीट पर जाते हुए कह रहा था कि अगर किसी भी पुराने जेड के बारे में पता करना हो तो एंटिक शॉप से बेहतर आपके पास कोई और जगह नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ से मुझे कोई क्लू मिल जाएगा। तभी अचानक से वुफेंग के हाथ में रखे उस जेड स्लिप में से एक ब्लैक स्मोक निकलकर तेजी से सामने की तरफ जाने लगता है। वो स्मोक वुफेंग को रास्ता दिखा रहा था। वो भी अपनी स्पिरिचुअल आई की हेल्प से उस स्मोक का पीछा करते हुए एक शॉप के बाहर पहुंच जाता है। ये पूरी शॉप एंटीक चीजों से भरी हुई थी। वुफेंग अपनी स्पिरिचुअल आई की हेल्प से वहाँ पर रखे हुए सामान को स्कैन करने लगता है, जहाँ पर उसे इविल एनर्जी वाले 4 कॉपर कॉइन्स रखे हुए नजर आते हैं। वो देखते ही समझ जाता है कि ये तो वही है जो उसे चाहिए। ये बोलकर वो फटाफट उस कॉपर कॉइन को उठाकर देखता है। गौर से देखने पर वो उस एनर्जी को फील करते हुए कह रहा था कि ये रात वाली ही इविल एनर्जी है। कॉपर कॉइन भी वही है जो लास्ट टाइम पे उसे मिस्टर मा के थ्रू मिला था। अब वो सोच रहा था कि मुझे नेक्स्ट यहाँ के ओनर से पता कराना होगा कि वो उस मेडिसिन के बारे में क्या जानते हैं। ये सब करते हुए और कहते हुए वुफेंग उस कॉइन को काफी गौर से देख रहा था। उस एंटीक शॉप का ओनर आते हुए कहता है कि क्या बात है यंग लड़के, तुमने तो काफी बेशकीमती चीज को उठाया है। देखकर लगता है जैसे कि तुम्हें एंटीक चीजों की बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन तुम्हारी उम्र तो बहुत ज्यादा कम है।
इतनी कम उम्र में तुम्हारी आंखें इतनी ज्यादा शार्प और तुम बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह बिहेव कर रहे हो। ये कॉपर कॉइन्स हजारों सालों पुरानी है। लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल है, इसलिए वो इसे टच नहीं करते, लेकिन तुमने इसे छुआ है, इसका मतलब ये है कि एंटीक चीजों को परखने में तुम बहुत ज्यादा परफेक्ट हो। वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो, ये तुम्हारे गुड लक और तुम्हारे फॉर्च्यून को अच्छा करेगा। इसका रेट बस 200 युआन है। वुफेंग तो उस ओल्ड मैन के पास जाते हुए कह रहा था कि मैंने तो सुना है कि आप कॉपर कॉइन्स के बदले मेडिसिन देते हैं। पहले तो वो ओनर घबरा जाता है, लेकिन उसके बाद बात को घुमाते हुए कह रहा था कि क्या बात कर रहे हो तुमसे ऐसा किसने कहा कि यहाँ पर दवाइयाँ बिकती हैं? मैं तो यहाँ पे काफी सालों से एंटीक चीजें ही बेचता हूँ। अगर तुम्हें दवाई खरीदनी है तो पास ही में एक फार्मेसी है, वहाँ से जाकर ले लो। वुफेंग काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कह रहा था कि ब्लड क्लॉट मेडिसिन के बारे में तो सुना ही होगा ना, मुझे वो महंगी वाली दवाई चाहिए। उस मेडिसिन का नाम सुनने के बाद तो इस ओल्ड मैन के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो काफी सीरियस होते हुए वुफेंग से कह रहा था, देखो बच्चे, यहाँ पर दवाई नहीं बिकती, मैं यहाँ पर हजारों सालों पुरानी एंटीक चीजें बेचता हूँ। लेना है तो लो, वरना यहाँ से चलते बनो। वुफेंग कहता है कि मुझे उस मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके बदले चाहे तो मैं तुम्हारी दुकान का सारा सामान खरीद सकता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इस कॉपर कॉइन को 2 मिलियन युआन में। ये सुनकर तो उस ओल्ड मैन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे तो वुफेंग की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक से दुकान में काफी गुस्से में एक मोटे इंसान की एंट्री होती है, जो अपने साथ एक कैलीग्राफी लेकर आया था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ से 5000 युआन देकर ये कैलीग्राफी खरीद कर लेकर गया, ये सोचकर कि ये जी शाओ की है और मैंने खुद इसे सेलेक्ट किया था, लेकिन तुम लोगों ने गलत पैकेजिंग के साथ मुझे ज़ांग की कैलीग्राफी दे दी। इसलिए या तो मेरे पैसे वापस करो या फिर एक्चुअल कैलीग्राफी मेरे हाथों में थमा दो। वो बंदा अपनी बात को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, पर ये ओल्ड मैन उसे अपनी बातों में उलझाते हुए बेवकूफ बनाने की कोशिश करने लगता है, ये कहते हुए कि क्या मैं कोई जादूगर हूँ जो तुम्हारी चूज की हुई कैलीग्राफी को चेंज कर दूंगा। मुझे तो लगता है कि तुम ही कोई ठग हो जो कि घर से इस पेंटिंग को चेंज करके लाया है और अब वो वापस कर रहा है। मैं पहले ही बता दूं, हमारी शॉप में सामान रिटर्न नहीं होता। ये एक एंटीक शॉप है, ना कि तुम्हारे किराने की दुकान जहाँ तुम कुछ भी ले जाओगे, पसंद नहीं आएगा तो वापस कर दोगे। हम हजारों सालों पुरानी चीजें बनाते हैं, अगर तुम लोग घर ले जाकर इसे एक्सचेंज करके वापस ले आते हो तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए मैं इस कैलीग्राफी को बिल्कुल वापस नहीं लेने वाला। वुफेंग दूसरी तरफ अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए उस स्क्रॉल को चेक करने लगा था। वुफेंग को उस स्क्रॉल में एक रिंग नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ ये कस्टमर कहता है कि मैंने खुद इस शॉप में आकर जी शाओ की पेंटिंग को चूज किया था। मैं इस स्क्रॉल को यहाँ से सीधा अपने घर लेकर गया और वहाँ अपने घर पे शो करने टाइम पे मैंने नोटिस किया कि ये जी शाओ की नहीं बल्कि ज़ांग की कैलीग्राफी है और इन चीजों को एक्सचेंज करने का काम मेरा नहीं है। मैं इस तरीके का फ्रॉड बंदा नहीं हूँ, मुझे बस मेरे पैसे वापस करो या फिर वो कैलीग्राफी दो जो मैंने चूज की थी। ये ओल्ड मैन भी भड़कते हुए कह रहा था कि देखो यंग मैन, हम यहाँ पर बिजनेस करते हैं, बकवास नहीं। हमारे बिजनेस के कुछ उसूल हैं, जिसमें से पहला उसूल ये है कि कोई भी सामान वापस नहीं होगा और ना ही एक्सचेंज होगा, क्योंकि हर सामान का अपना एक रेट है, अपनी एक वैल्यू है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम फिर भी इसे वापस करना चाहते हो तो फिर मैं इसे अपनी कीमत पर खरीदूंगा। तुमने इस कैलीग्राफी के 5000 युआन दिए थे ना, मुझे याद नहीं, इसलिए मैं सिर्फ 2000 युआन दूंगा। अगर तुम्हें देना है तो दे दो, वरना यहाँ से चलते बनो। इसके अलावा तुमने हमारी एंटीक शॉप से ये सामान खरीदा है, इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, तो अगर मैं पुलिस को बुलाऊं तो वो तुम्हें अरेस्ट कर लेगी हमें फेक सामान देने के बदले। अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारे प्रूफ हमारे सपोर्ट में है। उस ओल्ड मैन की ये धमकी भरी बातें सुनने के बाद तो ये बंदा सच में घबराने लगा था, ये सोचकर कि कहीं वो सच में इन सब में न फंस जाए, क्योंकि इस ओल्ड मैन का कहना था कि अगर ये स्क्रॉल नकली हुआ तो जेल तुम्हें ही होगी, हमें फेक सामान सेल करने की वजह से। इसलिए बेहतरी इसी में है कि मैं जो तुम्हें रिटर्न कर रहा हूँ उसे लो और यहाँ से चले जाओ। ये बंदा ओल्ड मैन की बातें सुनने के बाद हार मानने ही वाला था और ये चीज वुफेंग ने नोटिस कर ली थी कि ये बंदा बहुत ज्यादा डर गया है। वुफेंग उस बंदे को टोकते हुए कह रहा था कि एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं काफी सालों से एंटीक इंडस्ट्री में काम करता रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी नॉलेज है और इसके अलावा मैं यान ज़ांग की पेंटिंग को खरीदने वाला था, तो अगर आप चाहें तो मैं इस कैलीग्राफी को एक नजर देखकर इसे खरीदना चाहूंगा। इस बात से उस बंदे को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। वो वुफेंग को वो स्क्रॉल थमाते हुए कह रहा था कि तुम इसे देख सकते हो, बेशक तुम इसे खरीद भी सकते हो, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि ये फेक है। वुफेंग ये सुनने के बाद उस स्क्रॉल को लेकर वहाँ पड़े टेबल पर रखकर चेक करने लगता है। उस स्क्रॉल में लिखा था कि अगर तुम्हें दुनिया को बेहतर करना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। इस कैलीग्राफी को देखने के बाद हमारा वुफेंग कहता है कि वाह क्या अच्छी बात लिखी है, मुझे ये
पसंद आया, मुझे इसे खरीदना है। वुफेंग उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हें इसके 5000 युआन दूंगा। आई होप कि ये तुम्हारे लिए सुटेबल हो। ये सुनकर तो वो पर्सन काफी ज्यादा शॉक होते हुए कह रहा था कि तुम इसके मुझे 5000 युआन दे रहे हो, जबकि ये फेक है। तुमने कहा था कि तुमने कैलीग्राफी इंडस्ट्री में काम किया है, तो फिर आखिर तुम नकली और असली में फर्क क्यों नहीं कर पाए? और क्या ये नकली स्क्रॉल तुम्हें इतना ज्यादा पसंद आया कि तुम मुझे इसके 5000 युआन दे रहे हो? वुफेंग तो अपना फोन निकाल के दिखाते हुए कह रहा था कि मैं 5000 युआन तुम्हें ऑनलाइन पे करूंगा, इसलिए अपना स्कैनर निकालो। वो बंदा अपना फोन ओपन करते हुए कह रहा था कि देखो ब्रो, मैं इसे वापस नहीं करूंगा, और मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं मना भी नहीं करने वाला। ये फेक चीज तुम अपनी मर्जी से खरीद रहे हो, तो बाद में मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करना। पर वुफेंग तो बिना कुछ सुने उसे पैसे ट्रांसफर करते हुए कह रहा था कि ठीक है, हम टच में रहेंगे, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा पसंद आई। वो बंदा भी वहाँ से चला जाता है कि चलो उसका नुकसान नहीं हुआ। वहीं उस बंदे के वहाँ से जाने के बाद ये ओल्ड मैन और भी ज्यादा स्क्रॉल लेकर आ गया था। उसे लग रहा था कि वुफेंग बहुत ज्यादा पैसे वाला है, तो इसे आराम से चूना लगाया जा सकता है। वो वुफेंग से कहता है कि लगता है आपको कैलीग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरे पास और भी बहुत सारे स्क्रॉल हैं, आप चाहें तो एक नजर देख सकते हैं। वुफेंग तो उस ओल्ड मैन को मना करते हुए कह रहा था कि नहीं, मुझे बस इसी स्क्रॉल में इंटरेस्ट था, जो कि मैंने खरीद लिया, बाकी मुझे कैलीग्राफी के बारे में कोई नॉलेज नहीं। वो ओल्ड मैन कहता है कि इस कैलीग्राफी में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है? वुफेंग उस ओल्ड मैन की बात सुनने के बाद कह रहा था कि तुमने काफी ज्यादा रिच बनने का चांस गवा दिया, तुमने घर आते पैसे को लात मार के ठुकराया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वुफेंग की इस तरीके की बातें सुनने के बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि देखो यंग मैन, मैं तुम्हारे जितना इतना ज्यादा सीक्रेटिव तरीके से बात नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें जो भी मुझे समझाना है या बताना है तुम नॉर्मल भाषा में मुझे बता सकते हो, ताकि मुझे भी समझ आ जाए। अभी तुमने जो कुछ भी कहा है वो सारी बातें मेरे सर के ऊपर से गई हैं। वुफेंग उससे ज्यादा बहस नहीं करता, बल्कि अपने पास मौजूद उस स्क्रॉल में से साइड की डंडी निकाल कर दूसरी लेयर चेक करने लगता है। वुफेंग को ऐसा करता देखकर ये ओल्ड मैन कह रहा था कि ये मत सोचो कि इस पेंटिंग में सेकंड लेयर है और कोई हिडन पेंटिंग छुपी हुई होगी, ये हमारी शॉप की स्क्रॉल है और मैंने बहुत पहले से चेक किया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वुफेंग उसे कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता था कि इससे बहस करना अभी फिजूल है। वो तो बस उस डंडे को 2-4 बार नॉक करता है, जिसके बाद उसमें से एक सीक्रेट चैम्बर ओपन हो गया था और वुफेंग उस हिडन प्लेस में से वो रिंग बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर ये ओल्ड मैन कह रहा था काफी सारे स्क्रॉल्स में बनाने वाला इस तरीके के सीक्रेट चैम्बर्स रखता है, जिसके बारे में हमें पहले से ही पता था, लेकिन इस स्क्रॉल के चैम्बर में से ये रिंग बाहर आएगी ये मैंने नहीं सोचा था। और यंग मैन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस रिंग को सेल करके करोड़पति बन जाओगे, तो फिर ये तुम्हारी गलतफहमी है। कोई इतनी महंगी रिंग को इतने सस्ते स्क्रॉल में क्यों ही रखेगा? मुझे तो लगता है कि अगर तुम इसे सेल करने निकलोगे ना, तो तुम्हें 5-6 युआन से ज्यादा नहीं मिलने वाले, और अगर किसी को ये रिंग पसंद आई तो वो तुम्हें जाकर 10-20 युआन देगा। यंग मैन, तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो जो तुमने ये सोच लिया कि ये रिंग सेल करने के बाद तुम अमीर बन जाओगे। मुझे तो नहीं लगता कि इस रिंग को कोई खरीदने वाला है। उस ओल्ड मैन के कहते ही वहाँ पर एक और बंदा अपीयर हो गया था, जो वुफेंग से कहता है कि मुझे ये रिंग खरीदनी है, वो भी 5 मिलियन युआन में। ये वही बुड्ढा है जिसे हमने पिछले एपिसोड्स में देख रखा है, जो ब्लड क्लॉथ मेडिसिन का लेन देन करता है। उस पर्सन को देखने के बाद ये शॉप ओनर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ कह रहा था कि मास्टर शुआनजी आप यहाँ। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शुआनजी तो वुफेंग से कहता है कि मुझे काफी ज्यादा खुश होगी अगर तुम इस रिंग को मुझे बेचना चाहो, तो मैं इस रिंग की तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। वुफेंग तो मास्टर शुआनजी को मना करते हुए कह रहा था कि नहीं, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है और मैं इस रिंग को नहीं बेचने वाला। इसके बाद तो वो उस ओनर से कहता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? उस ओनर ने कहा था कि अगर इस स्क्रॉल में से कुछ भी निकले तो मैं तुम्हें उस ब्लड क्लॉथ मेडिसिन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे दूंगा। तो अब वुफेंग के याद दिलाने पर ये ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, मैं अपनी हार मानता हूँ, मैं मान गया कि तुम्हें काफी बेशकीमती चीज मिली है। वुफेंग तो वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि मुझे लोकेशन सेंड कर देना, दोबारा याद ना दिलाना पड़े। वुफेंग के वहाँ से जाने के बाद ये मास्टर शुआनजी कह रहा था कि ये लड़का तो सच में कोई चीज है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पास कुछ तो सुपर पावर है। इसे एक जरा सी जेट मिली और वो उसके पीछे पीछे इस एंटीक शॉप तक आ गया। यहाँ आने के बाद भी उसने एक ऐसे स्क्रॉल को ढूंढ निकाला जिसमें बेशकीमती रिंग मौजूद थी। मेरे अप्रोच करने के बाद इसने मेरे मुंह पे मना कर दिया। इस लड़के की हरकतों ने तो सच में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। इतनी बार तो इस लड़के की किस्मत इसका साथ नहीं देगी। कुछ तो ऐसा है इस लड़के के
पास जो इसकी मदद करता है। मास्टर स्वानसी की बात सुनकर ये ओल्ड मैन कह रहा था, फिर मास्टर आपको इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए ना। मास्टर स्वानसी मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि इस लड़के से डील करने से बेहतर है कि मैं अपने हजारों करोड़ों कमाने वाली बिजनेस पर ध्यान दूं। मेरे लिए इससे ज्यादा जरूरी वो बिजनेस है। फिलहाल के लिए तो तुम उस मोटे पर ध्यान रखो जिसे मैंने ये काम सौंपा है, देखते हैं कि वो क्या करता है। फिलहाल के लिए उसे ही संभालने देते हैं। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। ये ओनर भी उसे खुशी खुशी विदा कर देता है और अब ये ओल्ड मैन उस मोटे पर नजर रखने वाला था कि वो बुफेंग के साथ किस तरीके की हरकतें कर रहा है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। थैंक यू गाइस, वीडियो के लेट होने के बावजूद भी आपने इसे पूरा देखा। कल तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो लेट आई थी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड।